नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे साथी धर्मवीर गोयल जी, रामनिवास घोडेला जी पूर्व विधायक, हमारे कुलवीर बेनीवाल जी पूर्व विधायक, प्रोफेसर राम मगध जी, राजेंद्र सोला जी, नरेश शेरवाल जी और मेरे सभी सम्मानित उपस्थित प्रेस के, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों, आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन है और हमारी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से हमारे बहुत ही सम्मानित जुझारू साथी श्री जयप्रकाश जी को हमने आदमपुर के इस बाई इलेक्शन में उतारा है। जयप्रकाश जी जो कि यहाँ के सर्व विदित नेता हैं, यहाँ से 3 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे हिसार से, 2 बार विधायक रहे, एक बार परवाला से और राय से, आदमपुर से भी उन्होंने 2009 में चुनाव लड़ा था। 8 साल वो कांग्रेस जिला के अध्यक्ष और इस समय भी कांग्रेस के प्रभारी हैं हिसार के, तो उनको पूरी तरह से आदमपुर के और सारे हिसार के बारे में एक एक गांव से वो जुड़े हुए हैं, सभी जाति व धर्म और संप्रदाय के सभी साथियों से। उनको हमने मैदान में उतारा और जिस तरह से हमारी पार्टी को रिस्पॉन्स मिला, हमारी पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी से और आम आदमी पार्टी से बहुत भारी संख्या में लोग हमारी पार्टी में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी की तो पूरी यूनिट ही हमारी पार्टी में शामिल हुई। भारतीय जनता पार्टी से हमारे पूर्व मंत्री, बहुत ही सीनियर नेता हमारे प्रोफेसर संपत सिंह जी, साथ ही प्रदीप बेनीवाल जी, करण सिंह रणोलिया जी, संजय ज्ञानी जी, अपने सुखवीर सिंह रोडी जो मार्केट कमेटी डोडी जो मार्केट कमेटी आदमपुर के चेयरमैन रहे, ईश्वर सिंह जी, बहुत काफी लोगों ने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है। और इस उत्साह उमंग को देखते हुए जो वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा देकर के आदमपुर की जनता के साथ जो विश्वासघात किया, आदमपुर की जनता ने कांग्रेस पार्टी का विधायक बना करके कुलदीप बिश्नोई को भेजा था और जिन परिस्थितियों में जिस तरह से उन्होंने पार्टी को छोड़ा, आदमपुर की जनता के साथ विश्वासघात किया, तो उससे लोगों के अंदर बहुत भारी रोष और गुस्सा है और उसी का परिणाम है कि आज भारी संख्या में बीजेपी से और आम आदमी पार्टी से भी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े, जबकि हम कांग्रेस पार्टी आज विपक्ष में है, संघर्ष में है। लोग सत्ता की तरफ तो जाते हैं, लेकिन संघर्ष के लिए हमारे साथ जुड़ना ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए इस बात का ये प्रतीक है कि इस आदमपुर चुनाव में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई का कोई कार्य नहीं रहा है आदमपुर में पिछले 8.5 साल में। उससे पहले जो हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने काफी कार्य किए यहाँ पर, तो उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। तो इस वजह से भी लोगों के अंदर कुलदीप ने तो यहाँ तक अपना MP लेड का फंड भी गांवों में कहीं भी विकास में नहीं लगाया, और अब MLA फंड शुरू हुआ तो MLA फंड का भी पैसा कहीं किसी गांव में नहीं लगाया, और कहीं भी जनता से उनकी कनेक्टिविटी नहीं रही। अभी तक जो भी था चौधरी भजनलाल जी के नाम से राजनीति चलती रही, लेकिन अपना कुछ योगदान उनका जो पिछले 17-18 साल से राजनीति में है, कोई योगदान न आदमपुर के रहा न प्रदेश के लिए रहा।
तो हमें पूरा उम्मीद है कि हमारी पार्टी यहाँ से भारी बहुमत से, जिस तरह से पहले पार्टी जीती थी 19 में कांग्रेस पार्टी, उसी तरह से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जहाँ तक सवाल विपक्ष का है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई अपना नेता नहीं, आम आदमी पार्टी के पास कोई अपना नेता नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल के पास अपना कोई नेता नहीं, तो सारे कांग्रेस पार्टी से उधार हो गए। इनका अपना अपना कोई उम्मीदवार भी इनके पास में नहीं है जो उतारते, तो इसलिए वो कहीं भी ना आम आदमी पार्टी की गिनती में है, ना कोई इनेलो है। सीधा मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। अब मैं अनुरोध करूँगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, वो भी आपके समक्ष अपनी बात रखें, फिर आपके जो प्रश्न मेरे से या हुड्डा साहब से जो भी है आप पूछेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। साथियों, तो दीवान जी व हमारे मंत्री उपस्थित मेरे से पत्रकार बंधु साथियों, जैसा इन्होंने बताया कि आज भी जब से आजमपुर का चुनाव डिक्लेयर हुआ है, बहुत सारे साथी विभिन्न पार्टियों से, चाहे भाजपा हो, आपकी जेजेपा हो और आप पार्टी हो, ये बहुत सारे साथियों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है उन्होंने की। आज भी जैसे राम प्रसाद गढ़वाल जी ने कि, संजय जानी जी, सतवीर बूटी जी और सभी नाम उन्होंने बताया, सोमवीर लांबा जी, प्रदीप बेनीवाल जी, हनुमान जी बेनीवाल जी, सब बहुत सारे साथियों ने, एक ही नहीं, बैकवर्ड क्लास से भी और अपने विष्णु जी से भी और दूसरे उससे भी बहुत सारे साथी जैसे इन्होंने भी आज की है, तो बहुत सारे साथियों ने आज पार्टी ज्वाइन की है। एक तो मैं इन सबका स्वागत करता हूँ और पार्टी की तरफ से इनको पूरा मान सम्मान और स्थान मिलेगा। आज 4 मुख्य जो पार्टियां हैं उनके 4 उम्मीदवार हैं। कांग्रेस से तो हमारे जयप्रकाश जी है, बीजेपी से कुलदीप बिश्नोई जी हैं और आपका आप पार्टी से सत्येंद्र जी हैं और अपना नमदार जी हैं। ये 4, एक तो कांग्रेस के हो गए, वो जो 3 हैं अलग अलग पार्टियों से, वो आज से 3 महीने 2 महीने पहले दिखा जब कांग्रेस से इन पार्टी के पास अपना पार्टी का उम्मीदवार भी था, सब कांग्रेस से उधार मांगे हुए उम्मीदवार हैं। और ये वो लोग हैं जो इनमें से कल तक तो टिकट मांग रहे थे और कांग्रेस की टिकट से ना उम्मीद हुई तो उधर चले गए। तो कौन सी इनकी नीति है, क्या आइडियोलॉजी है, ये समझ लोग समझ। जहाँ तक सवाल है बीजेपी का, अब कुलदीप जी उस पार्टी के उम्मीदवार बने हैं। कल तक तो जब किसान आंदोलन चल रहा था, 750 के करीब लोग उन्होंने प्राण में छाड़ किए अपने। उस समय तक तो असेंबली में ये बीजेपी और जेजेपी दोनों पार्टियां कहती थी कि ये तीनों जो कानून है ये किसान के हित के हैं, और हमने खड़े होकर कहा था किसान के हित के नहीं है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड था, इनको तुरंत वापस लिया जाए और एमएसपी का प्रावधान किया जाए जिसको लेके बैठे हैं। तो आज क्या बदलाव हो गया भाई? आज बीजेपी किसान हितैषी कैसे हो गई? क्या एमएसपी का कानून बना दिया? जब ये 3 कानून लेके आए थे, प्राइवेट मंडी भी बाहर बना रहे थे, उस टाइम मैंने कहा था भाई 4था ऑर्डिनेंस और लाओ, कोई भी अगर एमएसपी से कम खरीद करे उसका सजा का प्रावधान करो, किसान के साथ धोखा मत करो। तो आज इस मुँह से किसान और मजदूर से ये वोट मांगने का अधिकार रखते, आज कोई औचित्य नहीं है। तो बाकी इस मौजूदा सरकार से
बीजेपी और जेजेपी सरकार से हर वर्ग विमुख है, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे बैकवर्ड क्लास से है, चाहे दलित वर्ग से है, कोई भी वर्ग इससे संतुष्ट नहीं है, सब विमुख है। क्यों? जो उन्होंने घोषणा पत्र में वायदा किया था, एक भी वायदा पूरा नहीं। और यहाँ तक जो ओल्ड एज पेंशन थी, बुजुर्गों के लिए समान पेंशन थी, 5 लाख के करीब पेंशन काट दी गई, विधवाओं की पेंशन काट दी, पहचान पत्र बना के, पहचान पत्र क्या है? वो तो पेंशन कार्ड पत्र है, उसके बहाने से तो बगैर किसी लॉजिक के इन्होंने लोगों की पेंशन काट दी। जो शेड्यूल कास्ट को, गरीब आदमी को हमने पहली जमात से, हरियाणा पहला प्रदेश था जो पहली जमात से हमने छात्रवृत्ति शुरू की थी, वजीफा शुरू किया था, पहली जमात से दाखिल होता था आखिर तक, उसमें कटौती कर दी, लाखों उसमें कम कर दिए। इसी प्रकार से किसी भी वर्ग का, अभी थोड़े दिन पहले करनाल के में वहाँ जो है, जो आड़ती भाई जो मंडी से थे, वो आमरण सिंह पर बैठे थे, उसकी तो सारी खरीद भी बंद हो गई। मैंने उनको कहा, और उन्होंने मेरी बात मानी कि भाई आप उनको जूस पिलाया कि ये करने से आपका भी नुकसान है, किसान का भी नुकसान है, सरकार का कुछ नहीं, लेकिन उनके मुद्दे ठीक थे, हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन किसान इसमें ये विड्रॉ करो, विड्रॉ करो। तो मेरा कहना है, तो कोई भी वर्ग, मतलब ऐसी परिस्थिति हो गई है हरियाणा में, स्कूलों में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। 1,82,000 जो सरकारी नौकरियां खाली पड़ी। आज जो हमारे समय में 15,000 स्कूल थे, आज घट के 9,000 कुछ आ गए, 5,000 स्कूल बंद कर दिए इन्होंने। तो ऐसी परिस्थिति है। 25,000 के करीब पोस्ट जो है, जो बनती थी, वो अबॉलिश कर दी। तो उसका कारण ये नतीजा हुआ, बेरोजगारी में जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था पूरे देश में, आज बेरोजगारी में नंबर 1 आई। ये मैं नहीं कहता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के आंकड़े कहते हैं। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। आज महंगाई में और प्रदेशों के मुकाबले में हरियाणा सबसे आगे है। कानून व्यवस्था नाम की तो कोई चीज रही नहीं। अपराध तेजी से बढ़ रहा है, किसान को एमएसपी नहीं मिल रहा। अभी बाजरा की एमएसपी जो है वो नहीं मिल रही, सरकार ने खरीद बंद कर दी। ये कहते 450 भावांतर देंगे, 2300 कुछ भाव है उसका एमएसपी का, और आज बिक रहा है 1600। 450 दे भी देंगे, वैसे तो पिछले साल भी नहीं दिया, तो क्या होगा? तो लागत बढ़ रही है। खाद, हमारे समय ना खाद पे टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पे टैक्स था। आज खाद पे टैक्स, कीटनाशक दवाई पे टैक्स, जीएसटी, और ट्रैक्टर पार्ट्स पे जो इम्प्लीमेंट, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट पे 28% लागत तो बढ़ गई, आमदनी घट गई। तो आज इस वजह से हर वर्ग परेशान है। तो ये मुद्दे लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव में उतरेगी। हमारा जो उम्मीदवार है वो मजबूत उम्मीदवार है। हिसार से लोकसभा के सांसद भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, और आदमपुर से भी चुनाव लड़ा। तो जो जिस प्रकार से लोगों का रुझान है, जो सहयोग मिल रहा है, हर वक्त कांग्रेस में आ रहा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी की जो जीत वो निश्चित है। वन बाय वन जयप्रकाश जी का मुकाबला भव्य बिश्नोई से है, कुलदीप बिश्नोई से। कैंडिडेट कौन खड़ा है? कुलदीप बिश्नोई, आपने एक बार भी जिक्र नहीं किया। बीजेपी से है, जो कि बीजेपी जेजेपी से है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन के कैंडिडेट हो, उससे मुकाबला है, और वो किसान विरोधी है। किसान का जो आपने देखा है, कितने 750 किसान तो प्राण न्यौछावर कर दिए। एक भी वर्ग मैंने बीजेपी कही है, मैं व्यक्तिगत बातें नहीं करता हूँ,
नीतिगत बात करता हूँ। जो कल तक जो है वो जो ये लोग कहते थे कि वे किसान विरोधी है, बीजेपी को वोट मत देना, जेजेपी को वोट मत देना, आज कैसे हो गए भाई? तो ये है चुनाव प्रचार में फ्लैक्स लगाने को लेकर के जेजेपी और बीजेपी के बीच राड नजर आ रही है, नेताओं के बीच। ऐसा है, ये जिस दिन सरकार बनी थी उस दिन मैंने कहा था कि ये जो गठबंधन है ना, कोई नीतिगत आधार पर नहीं, ये तो स्वार्थ के आधार पर है गठबंधन, कोई नीतियों के या जनहित के आधार पर नहीं है। क्योंकि एक तो ये कहता था 75 पार, ये कहते थे जेजेपी वाले इनको करो जमना पार, बाद में दोनों बन गए यार, स्वार्थ क्या आ रही है, तो जनहित के लिए थोड़ा जो स्वार्थ के गठबंधन होते हैं बगैर नीतिगत आधार पे, उनका ऐसा ही होता है। भ्रष्टाचार में आज हरियाणा सबसे ऊपर है। कुलदीप बिश्नोई जब गांव में जाते हैं तो ये कह रहे हैं कि एक मौका देता हूँ, 2 साल का वक्त है, अगर फेल हो गया तो मत देना 24 इधर पहले कितने मौके ले लिए? मेरा दावा है 8.5 साल से है ये, 8.5 साल से सरकार है बीजेपी जेजेपी की सरकार। मैंने खुला सवाल पूछा आजादपुर के लोगों में, भी एक काम बता दो जो किया हमारे समय में तो हुई। सर थर्ड बात कौन देख रही है? प्रदेश के लोग चाहते थे कि एक स्थानीय व्यक्ति को कांग्रेस टिकट दे, इसको लेकर के पंचायत भी हुई। उसके बाद में आपने जयप्रकाश सिंह को उतारा है। उसके बाद तुलसीराम नंबरदार आप लोगों के बहुत पुराने साथी रहे, उन्होंने तो आपकी पार्टी की नहीं छोड़ी, बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पहले कांग्रेस में लोकतंत्र और प्रजातंत्र जिंदा था, अब ये पार्टी मात्र 2 लोगों की रह गई। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है पहले उसमें लोकतंत्र जिंदा था, प्रजातंत्र जिंदा था, लेकिन अब ये पार्टी कब्जे में आ गई है, मात्र 2 लोग हैं। ठीक है, जिस पार्टी में गए हैं वो कितने लोगों की है भाई, बता सकते हो? सर ये इलेक्शन जो है सर, ये इलेक्शन है, इलेक्शन में उपचुनाव है, उपचुनाव के मायने क्या है, 2 साल पाने के लिए क्या है, इसके नतीजे क्या साबित करेंगे जो नतीजे आएंगे आदमपुर उपचुनाव? ऐसा है, पहले भी 2 उपचुनाव हुए, उन्होंने नतीजा आपने देखा, दोनों उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी हारी है, चाहे बड़ौदा हो और चाहे ये इलाहाबाद हो, ये भी हारेगी क्योंकि ये विफल सरकार है। ये सरकार जनहित का कोई फैसला नहीं ले चुकी है। सर ये तीसरा बाईपोल प्रदेश की जनता देख रही है। बड़ौदा का बाईपोल एक डेथ की वजह से हुआ, इलाहाबाद का एक इस्तीफा विधायक ने किसानों का लेकर दिया, तो तीसरा ही बाईपोल है। इसकी मूल वजह क्या है? स्वार्थ। सर हर बाईपोल पे बाबा जी बाहर जनहित नहीं है सर। जब भी हरियाणा में चुनाव होता है, 13-17 प्रमुख को पैरोल मिल जाती है। अभी आज फिर पैरोल मिली है 40 दिन की। वो अलग बात है, कानूनी प्रक्रिया है। सर स्टार प्रचारकों में चंद्रमोहन जी का भी नाम शामिल है, जिसको लेकर के जनता कहीं न कहीं जो है कमेंट्स में बोल रही है कि वो जो है अपने परिवार के खिलाफ नहीं उतरेंगे, तो क्या जो है उनको आप ही की तरफ फील्ड में देखा जाए? उम्मीदवार हमारा जयप्रकाश जी है, कांग्रेस में है, वो कांग्रेस में है जी। क्या प्रचार करने के लिए आएंगे? प्रचार करेंगे चंद्रमोहन स्टार प्रचारक है, कांग्रेस पार्टी में है, आना चाहिए उनको। किरण चौधरी जी ये कह रही है कि मेरे से उम्मीदवार पूछा नहीं गया, न राय ली गई है, तो आज नामांकन में भी नहीं है। ठीक कह रही है, क्योंकि जब बड़ौदा का उपचुनाव में बड़ौदा का उपचुनाव हुआ, जब भी किसी से राय नहीं ली गई थी, मैं नेता विपक्ष था और शैलजा जी प्रधान थी, हमने बैठ के फैसला किया था। इलाहाबाद की टिकट का भी कांग्रेस अध्यक्ष ने किया था। ये भाई इलेक्शन, जनरल इलेक्शन में बात होती है। हाँ, चुनाव बड़ा इकट्ठा जाता है, आएंगे क्यों नहीं। साहब जब भी इस तरीके के चुनाव आते हैं, कैंडिडेट बाहर से तो मिलता है, चाहे पहले जयप्रकाश जी की बात हो, रणजीत सिंह की बात हो, या फिर आप जयप्रकाश की। ऐसा है, सवाल पूरा नहीं हुआ। ऐसा है, 10 सेकंड और चाहूंगा आपसे, क्या कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति को यहाँ ऐसा तैयार नहीं कर पाई कि वो कांग्रेस की लड़ाई हल्के की हल्के में लड़े? ऐसा है, बीजेपी तैयार कर पाई है। जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनका गांव कहाँ है? क्वेश्चन को मैं पूछ रहा हूँ, ये हरियाणा है, इसमें
सब ये जयप्रकाश जी आदमपुर से कल लड़ चुके हैं, हिसार से सांसद रह चुके हैं, ये विदेश के नहीं हैं। एक सवाल 10 बात मैं दोबारा पूछा दूसरी बात पूछ रहा था सवाल सर SYL पे एक बात पूछा जाएगा उसका जवाब मैं देता हूं। सर SYL पे 2 मुख्यमंत्रियों की बैठक आज SYL पे हाँ क्या हुआ मेरे को पता नहीं है तो बेनतीजा रही बैठक, बताओ। बेनतीजा रही बैठक। ऐसा है और शुरू से मैंने कहा था नतीजे को मतलब नहीं क्यों बैठक करी गई, क्यों ऐसा किया गया। जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला हरियाणा के हित में हो चुका, फाइनलिटी अटेन कर चुका, और मैंने विधानसभा में कहा था कि ये समय व्यर्थ मत करो, अपनी जिम्मेवारी को खिसकानी मत करो, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है पंजाब और केंद्र सरकार इसको नहर को खोदने की जिम्मेवार है, तो उसमें करो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो। मुख्यमंत्री जी ने वहाँ मेरे को विधानसभा में कहा था कि हम कानूनी सलाह लेके वो करेंगे। अरे कानूनी के सलाह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो, क्योंकि जब पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी पिछली बार मुख्यमंत्री जी जब कोर्ट का फैसला आया, उस टाइम हमने कहा था कि भाई हम राष्ट्रपति से मिलेंगे और प्रधानमंत्री से मिलेंगे। राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी थे, हम उनसे मिले और प्रधानमंत्री जी से मिलाने की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी से, आज तक नहीं हुई मुलाकात मुख्यमंत्री ने कहा, तो उनकी प्रधानमंत्री की जगह गृह मंत्री जी से हुई। और उस समय आप कितना शांत रखो, उस समय जो है जो वकील थे सुप्रीम कोर्ट के सॉलिसिटर जनरल और वो सब हाजिर थे गृह मंत्री मीटिंग में, मुख्यमंत्री भी थे, मैं भी था। उस टाइम उन्होंने कह दी थी कि ये जो है फाइनलिटी अटेन कर चुका है, इसमें और कुछ नहीं होना। तो बात तो ये थी आके मैंने ये कहा था भाई नहीं करते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो, इम्प्लीमेंट कराओ, फाइनलिटी हो चुका ऑर्डर, उसमें समय खराब करने की जरूरत नहीं थी। क्यों करें भाई, मेरे समझ में नहीं आया। जब एक चीज का फैसला हाईएस्ट कोर्ट ऑफ कंट्री कर चुका है, उसके आगे कौन है भाई। भाजपा ने तीसरी पीढ़ी को टिकट दे दिया है। आपके पुत्र मैदान में आए, आपने उनकी चुनौती स्वीकार नहीं की, कांग्रेस का गढ़ रहा है। ऐसा है जिस बात का कोई मायना नहीं होता उसका जवाब नहीं होता। भाजपा ने भजनलाल की तीसरी बेटी को टिकट दे दिया, क्या परिवारवाद की सही आप समझ रही हैं? भाजपा से पूछो। साहब जो ये आदमपुर का उपचुनाव है, क्या इसको 2024 का सेमीफाइनल माना जाए? जो आदमपुर का उपचुनाव हो रहा है, क्या इसको 2024 का सेमीफाइनल? ऐसा है, हर चुनाव इम्पोर्टेंट होता है, हर चुनाव में नतीजे कुछ अनुसार होता है। सर जो आपने जीत का दावा किया कांग्रेस की तमाम चीजें 1968 से जिस सीट पर भजनलाल परिवार जीतता रहा, इस बार परिस्थितियां विपरीत कैसे हैं, या फिर कांग्रेस किस तरह से जीत सकती है? जो गढ़ रहा है 1968 से कई बार कोशिश की गई, कई बार दाव लगाया गया। ऐसा है, ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस का ही गढ़ रहेगा। जब से 68 से अब तक ले लो ज्यादा बार कांग्रेस ही जीती है। सर कांग्रेस को आदमपुर की जनता वोट क्यों दी, किस मुद्दे पे वोट दे कांग्रेस को? मुद्दे पे देगी सरकार के खिलाफ, विफल सरकार है, और हरियाणा सरकार के समय में हरियाणा नंबर 1 था, आदमपुर का विकास हुआ था कांग्रेस के समय में, और 60 साल में एक नहीं बना। मैं हर गांव से पूछूंगा मैं क्या काम हुआ वहाँ। हमने तो एक इंच में 17 एक में पास बन गया, 17 वाटर वर्क्स हमने मंजूर किए थे, बन के तैयार इन्हें एक किया होता है जी। वो तो उनसे पूछो आप, लेकिन स्वार्थ है, स्वार्थ नहीं। तो जब लोगों ने कांग्रेस का चुन के भेजा था 5 साल के लिए, तो कोई औचित्य नहीं था। आपके उम्मीदवार कांग्रेस से गए हैं, आपके जो उम्मीदवार हैं वो भी लोकदल में भी रहे हैं, हरियाणा विकास पार्टी में भी रहे हैं, और कांग्रेस के अगेंस्ट उन्होंने निर्दलीय इलेक्शन भी लड़े। अब कांग्रेस में है, आप कांग्रेस में कांग्रेस में तो वो भी दूसरी पार्टियों से कांग्रेस में है, नहीं कांग्रेस के सांसद भी रहे यहाँ से, रहे ना, ठीक है। चुनावी प्रचार में केंद्रीय नेतृत्व से कोई बड़ा नेता आएगा? बाई इलेक्शन में नॉर्मली नहीं आता।